बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिनी बजट की मंजूरी का बहरान संगीन हो गया है और इमरान खान को लाले पड़ गए। दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का ज़हनी तौर पर फैसला कर लिया है। और तीसरी ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले में और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इमरान खान ने सूबाई हुकूमतों को और अफसरों को हदायत जारी की है कि मुझे ये इलेक्शन हर सूरत पर जीत कर दो। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब धांधली का हुक्म है। ये धांधली का हुक्म क्या ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के बस में होगा कि वो इस हुक्म पर अमल दरामद कर सकें। लेकिन इन तीन मौज़ूआत से पहले इमरान खान की उस शाहकार खिताब का जिक्र करना ज़रूरी है जो उसने कल लाहौर में किया, और जिसमें उसने ये कहा कि जब मईशत तरक्की करती है तो डॉलर कम पड़ जाते हैं और फिर डॉलर बाहर से लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डॉलर महंगा हो जाता है और कर्जे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने इस तरह का गाउदी वज़ीर आज़म या झूठा वज़ीर आज़म दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिल सकता। चाहे आप तारीख की किताबें खोल कर देखें या मासर दुनिया के हवाले से सर्च करें, आपको ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा जो ये दुनिया को बता रहा है कि जब माशी तरक्की होती है तो डॉलर कम पड़ जाते हैं, ये डॉलरों का फुकदान पैदा हो जाता है। ये तो ऐसी बात है कि जैसे हम कहें कि जब खुशहाली आती है तो फिर लोग भूखों मरने लगते हैं। ये बिल्कुल हूबहू ही बात है कि जब खुशहाली आती है, जब कोई कौम खुशहाल होती है तो उसके लोग भूखों मरना शुरू कर देते हैं। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर, उनके पास डॉलर जो है वो पाकिस्तान से 3 गुने से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उनकी मईशत तो फिर तरक्की नहीं कर रही, जबकि उनकी मईशत 7 इशारिया के हिसाब से तरक्की कर रही है। इंडिया की मईशत 11% और 10% के हिसाब से तरक्की कर रही है। उनके पास तो फिर डॉलर होने ही नहीं चाहिए इस हिसाब से जो इमरान खान का फार्मूला है। तो लतीफ़े की बात ये नहीं है कि इमरान खान ने क्या कहा है, क्योंकि इमरान खान तो इसी तरह की बातें करता है। लतीफ़े की बात ये है कि उसके सामने बैठे हुए पीटीआई के लोग, उसके वज़ीर, इस पर तालियां बजाते हैं और दाद देते हैं। बहरहाल इसको छोड़िए। इस हुकूमत की एक डकैती ताज़ा जो दस्तयाब हुई है वो ये है कि पेट्रोल की मद में सिर्फ एक टैक्स में इसने 26 खरब रुपए और दूसरी मदों में कुछ 7-8, यानी मिलाकर कोई 32-33 खरब रुपए का डाका इस हुकूमत ने मारा है। बहुत बड़ी रकम है, 34-35 या 32-33 खरब रुपए की रकम छोटी रकम नहीं है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रकम गई कहाँ। और ये वो हुकूमत है जो कहती है कि हम तो दुनिया से, बाकी दुनिया से पाकिस्तानियों को तेल सस्ता दे रहे हैं। और जो हालात जा रहे हैं इस इमरान खान के बारे में, इसको जहनी खलल के अलावा जिस्मानी नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा पैदा हो गया है। चुनाचे कल जब ये लाहौर में आया तो उसके हसबे रवायत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल था, सड़कें बंद थी, सुनसान थी, और सुनसान सड़कों में इसके पास जो गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ थी, यानी इसको जान का खतरा पैदा हो गया। और इसका काफिला 3 किस्तों में गुजरा, यानी 3 मोटरकेड थे, एक पहले गुजरा, दूसरा बाद में, तीसरा आखिर में। यानी इसको अंदेशा पैदा हो गया है कि मुझे सुनसान सड़क पर भी कोई ना कोई ईंट पत्थर आकर लग जाएगा या खुदा ना करे कोई और काम पड़ जाए। और ये इसकी खौफ की अक्कासी कल हुई। इससे पहले ये मोटरकेड इसका 3 पोर्शन में नहीं होता था और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता था। ज़ाहिर है इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी जा रही हो और सड़कें सुनसान हो, दाएं बाएं किसी को दम मारने की इजाज़त ना हो, कोई परिंदा भी पर ना मार सकता हो, तो किसने गोली मारनी है। लेकिन फिर भी जो अंदरूनी खौफ है इसने उसे मजबूर कर दिया कि वो अब से बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफ़र करे। मेरा ख्याल है इसको अपना तैयारा भी बुलेट प्रूफ करा लेना चाहिए। तो खैर, मिनी बजट का मसला संगीन हो गया, जिसमें इसने 350 अरब रुपए के टैक्स लगाने का IMF से वादा किया हुआ है, और उसके बगैर ये किस्त नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त मिलनी है, जिसके बाद हमारा दिफाई कारोबार भी चलना है। बाकी कारोबार की तो खैर है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो इसको रिपोर्टें पूरी मिल गई हैं, इसको अरकान असम्बली ने, इसके अपने वज़ीरों ने बता दिया है कि हमारे साथी जो हैं वो वोट नहीं देंगे। और एक एंकर की रिपोर्ट है कि तकरीबन 80 अरकान जो हैं वो नाराज़ हैं, वो मिनी बजट के हक़ में वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और इत्तेहादियों ने भी कह दिया है। और इमरान खान को जो सबसे ज़्यादा डराने वाली रिपोर्ट ये मिली है, और मैं ये दावा नहीं करता कि सच्ची है, लेकिन उसको ये मिली है और बज़ाहिर लगता है कि शायद ये सही होगी। और वो रिपोर्ट ये है कि इस मरतबा गिनती पूरी करने के लिए टेलीफोन नहीं आएंगे, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि बज़ाहिर तो बहुत बड़ी तादाद बागी हो चुकी है और वो मिनी बजट के हक़ में इसको पास करने के लिए वोट देने पर तैयार नहीं है। लेकिन कोई पता नहीं कि आखिर में आखिरी दिन, एक दिन पहले टेलीफोन आ जाएं। तो ये PTI के हलकों की रिपोर्ट है कि इस मरतबा टेलीफोन नहीं आ रहे,
कितनी सच्ची ये बात, कितनी झूठी है, ये पता चल जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है। और इसने फिर दरमियानी रास्ता क्या निकाला है? दरमियानी रास्ता ये निकाला है कि इस मिनी बजट को ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफज किया जाएगा। यहाँ एक अड़चन पैदा हो गई है कि IMF ने जो इसको हुक्म दिया था, उसमें ये कहा था कि ये जो टैक्स तुम लगाओगे 350 अरब रुपए के, जिसके बाद महंगाई आसमानों को छूने लगेगी, बल्कि आसमानों को क्रॉस कर जाएगी, छू तो वो पहले ही रही है। तो ये जो मिनी बजट है, इसको कौमी असम्बली से मंजूर करवाओ, ताकि वाली बात बड़ी अहम है। IMF को ये अंदेशा है कि अगली हुकूमत जो इसके फ़ौरन बाद आ रही है, उनको जो रिपोर्टें मिली हैं, तो उस खदशे के पेश नज़र IMF ने ये मुतालबा किया है कि इसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लो, और ये बहुत अहम मुतालबा है। इसका मतलब ये है कि IMF को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ये इमरान खान इस मिनी बजट के बाद नहीं रहेगा, और आने वाली हुकूमत इस आर्डिनेंस को या इस हुक्म को मनसूख कर सकती है, मानने से इनकार कर सकती है। चुनांचे उसने पेशबंदी के तहत ये हुक्म दिया कि इसको पार्लियामेंट से मंजूर करा के फिर नाफज करो। पार्लियामेंट से ये मंजूर नहीं हो रहा, और PTI के हलकों की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि मैंने कहा, टेलीफोन आने का भी वो जो सहारा था, आसरा था, वो भी कम पड़ गया है या शायद नहीं है, और इत्तेहादी जो है वो भी इस मरतबा कड़े मूड में है। तो फिर इसके पास आर्डिनेंस के ज़रिए नाफज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब ये इनका एक वफद जा रहा है IMF से बात करने के लिए, और वो उसको कन्विंस करेगा कि हमें ये आर्डिनेंस के ज़रिए नाफज करने की इजाज़त दी जाए। अब देखते हैं IMF इस बात की इजाज़त देता है या नहीं, क्योंकि अगर वो इजाज़त देता है तो जो नई हुकूमत है वो रद्दबदल कर सकती है, इसको मानने से इनकार कर सकती है। अगरचे मेरा ख्याल है कि इसका अंदेशा इसलिए कम है कि पीछे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको मनसूख नहीं होने देगी। कोई इस तरह का मामला चल रहा है, क्योंकि अगर IMF की किस्त खटाई में पड़ती है, हमें नहीं मिलती, तो फिर तो हम डिक्लेयर हो जाएंगे दिवालिया स्टेट के तौर पर। पूरी दुनिया में ऐलान हो जाएगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, दिवालिया हो गया, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के असासे गैर ममालिक में मौजूद है वो वहाँ ज़ब्त हो जाएंगे। ये एक बहुत ख़तरनाक बात होती है किसी मुल्क का दिवालिया होना, और उसके बाद उस मुल्क के अंदर जो कुछ होना तो वो एक अलग डरावना ख्वाब है। तो ज़ाहिर है दिवालिया होना तो किसी के मफाद में नहीं, लेकिन ये 350 अरब रुपए के ये वादे, टैक्स लगाने का जो वादा करके आया, इस फाकाना किस्म का वादा, अपने अल्ले तल्लों की वजह से, इसलिए कि जितने टैक्सेशन की रकम आ रही है, जितने कर्जे की रकम आ रही है, वो ये खा रहा है, हड़प कर रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई सुराग नहीं है कि वो रकम कहाँ जा रही है। पिछले दिनों नजम सेठी साहब ने भी अपने हफ्तरोज़े में, अंग्रेज़ी हफ्तरोज़े में, ये इदारिया लिखा था और यही कहा था कि ये जो रकम आ रही है, कोई तरक्याती मनसूबा नहीं बन रहा, कोई मेगा प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई सवाए अलामती किस्म के कामों के, छोटे मोटे कामों के। तो ये आखिर रकम कहाँ जा रही है? नजम सेठी साहब ने ये एक ही फ़िक्रा लिखा, उस पर ज़्यादा इसरार नहीं किया कि ये रकम कहाँ जा रही है। लेकिन ये बात इसरार करके पूछने वाली है कि इतनी ज़्यादा रकम जो पाकिस्तान बाहर से ले रहा है कर्ज़ों की सूरत में, और पाकिस्तान के अंदर जो एक रिकॉर्ड सेंचुरी में, पूरी सदी में इतने टैक्स नहीं लगाए गए जितने इसने टैक्स 3 सालों में लगा दिए हैं। तो उन टैक्सों से भी बहुत भारी रकम मिल रही है। जिस तरह कि मैंने सिर्फ तेल का जिक्र किया कि उसमें 32-34 अरब रुपए के इन्होंने रकम जो है आवाम से वसूल की है, 32-34 खरब रुपए। तो वो सारी रकम आखिर जा कहाँ रही है? ये एक बड़ा मिस्टीरियस सवाल है, और इससे ज़्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि अपोजिशन या मीडिया इस सवाल को नहीं उठा रहा, और ये सवाल मंजर से गायब है। हालांकि ये सवाल पूछने वाला बनता है। अब इमरान खान जो मंसूबे लगा रहा है, उसमें सबसे बड़ा मंसूबा, जिसको हम मेगा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, वो ये है कि इसने 3 महीने पहले एक भांग की काश्त 1 एकड़ रकबे पर की थी। उसकी फसल जो है वो अच्छी हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है। उस 1 एकड़ के हिसाब से जितनी फसल होनी चाहिए थी उतनी फसल हुई है, यानी कामयाब प्रोजेक्ट था। तो इसको आप चाहे मेगा प्रोजेक्ट कह लें, चाहे कुछ और नाम दे लें, लेकिन ये उसका वाहिद प्रोजेक्ट है इमरान खान का, जो इसने 3.5 साल में शुरू किया और फिर मुकम्मल भी कर दिया। तो नाज़रीन, ये जो मिनी बजट का ड्रामा है, ये सिर्फ इमरान खान के लिए डरावना ख्वाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत डरावनी मंजिल आ गई है। ऐसी मंजिल जिसका पूरी हिस्ट्री में इसका सामना नहीं करना पड़ा था। जब 71 में हमने मशरकी पाकिस्तान भारत को तोहफा के तौर पर दिया था, तो उस वक्त भी हमारी मईशत इतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी जितनी ज़्यादा मईशत अब गिर गई है। और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त भी एक प्लांटेड गवर्नर था नियाज़ी, और इस वक्त भी एक प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर है नियाज़ी कबीले के साथ
بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ نیازی کا ذکر میں نے کیا، لیکن اس میں نیازی قبیلے کو ہٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دو نیازیوں کی اتفاق کی کہانی ہے کہ ایک نیازی نے آدھا ملک دیا، دوسرا نیازی باقی ملک بھی دے رہا ہے۔ تو یہ نیازی قبیلے کو بھی چاہیے کہ وہ آج خود نوٹس لے کہ یہ دو نیازی اس کے ہاں کیسے پیدا ہو گئے۔ تو یہ منی بجٹ کا ایشو ہے اور اپوزیشن بھی اس کی مزاحمت کرے گی میرا خیال ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے وہ راستہ نکالنا آسان ہوگا۔ چھپکلی گلے میں پھنس گئی، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ اگر وہ اس کو پاس کرتی ہے تو وہ عوام دشمنی کا مظاہرے کرے گی، اگر وہ پاس نہیں کرتی تو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو یہ اس دلدل میں گرا دیا ہے ہمارے مہربانوں نے ہمیں، جس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں آ رہا اور سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میرا یا کسی دوسرے تجزیہ نگار کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کے بس میں ہے، اور نہ ہی کسی اور ماہر معیشت کے بس میں ہے کہ وہ اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتا سکے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو، کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو اسے پھر کیا مشورہ دیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے، دم درود کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلے بجٹ میں قومی اسمبلی میں یہ ماہرین معیشت کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی دم درود کرنے والے کو 50-60 مولانا حضرات پورے عالم اسلام سے منگوائے جائیں، جو دن رات دعائیں کریں کہ یا اللہ تعالی ہمیں ہمارے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا بلدیاتی الیکشن کا۔ تو پختونخوا میں اس نے واضح طور پر پہلے ہی حکم دے دیا تھا کل پرسوں کے اجلاس میں کہ کچھ بھی ہو یہ اگلے مرحلے میں مجھے یہ الیکشن جیت کر دکھاؤ، یہ ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے لوگ، اس لیے کہ جن علاقوں میں الیکشن ہوئے اور وہاں پی ٹی آئی کو بہت بری مار پڑی ہے، وہ علاقے پی ٹی آئی کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، خاص طور پر پشاور کا شہر۔ تو جن علاقوں میں اب الیکشن ہونے ہیں ان میں سر فہرست جو ہے ہزارہ ڈویژن ہے، جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک پہلے سے زیادہ ہے، یعنی جہاں 2018 میں بھی پوری دھاندلی کے باوجود مسلم لیگ کو شکست نہیں دی جا سکی تھی۔ سوات کے کچھ علاقے آتے ہیں مالاکنڈ کے، جہاں مسلم لیگ بھی موجود ہے، جہاں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ پورے پختونخوا میں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک اگر کہیں ہے تو وہ سوات ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام بھی وہاں موجود ہے، اے این پی بھی وہاں موجود ہے، یعنی ہر پارٹی کا وہاں اثر موجود ہے، اور وہاں پی ٹی آئی کا اثر سب سے کم ہے۔ تو یہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں صبح پختونخوا کے جو افسر ہیں، جو حکمران ہیں، کہ جن علاقوں میں ہم دھاندلی کرا کے بھی نہیں جیت سکتے، وہاں سے ہم ان کو الیکشن کیسے جیت کر دیں۔ اور یہی حکم موصوف نے کل پنجاب میں دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کو حکم دیا، اس کے بعد پھر فردن مختلف سینئر افسر جو ہے، چیف سیکرٹری سے لے کر جو نیچے تک جتنے بھی اس معاملے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، سب کو اس نے ہدایت دی ہے کہ یہ الیکشن مجھے چاہیے، میں نے الیکشن جیتنا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بیوروکریسی کیا کر لے گی؟ پنجاب میں تو آر ٹی سسٹم بھی اگر بٹھا دیا جائے تو وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے۔ یہ ماجرا پختونخوا میں بھی گزر چکا ہے جزوی طور پر، یعنی بہت سے علاقوں میں لوگوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا، زبردستی ڈھونڈ کر کچھ امیدوار کھڑے کیے گئے، یا پھر جو تھے وہ جو وزیروں کے بھائی بھتیجے تھے جو سب کے سب ہار گئے سوائے پرویز خٹک کے بیٹے کے، جس کو اس نے اندھا دھند اور دن دہاڑے کھلی ننگی دھاندلی کر کے جتوایا۔ تو پنجاب میں تو زبردستی بھی ٹکٹ اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ نہیں لے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے میں نے بری طرح ہارنا ہے، لوگوں نے جوتے مارنا ہے، تو میں اپنا ٹائم بھی دوں اور پیسہ بھی خرچ کروں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر پی ٹی آئی اپنے امیدواروں سے یہ کہے کہ تمہاری تمام انتخابی اخراجات ہم ادا کریں گے، پارٹی ادا کرے گی، تو تمہیں جلسے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جلسہ بھی ہمارے کارکن کر لیں گے، تو پھر شاید پی ٹی آئی کو پنجاب سے کچھ امیدوار مل جائیں، ورنہ پنجاب میں جو حالت ہونی ہے اس کو دیکھ کر صوبہ پختونخوا کے حالات جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ ناظرین، یہ بلدیاتی انتخابات اس کا سردرد بن گئے ہیں اور اس کی ضد بن گئے ہیں۔ پہلے اس کو تجویز دی گئی تھی کہ اب پختونخوا کے الیکشن ملتوی کر دو اور پنجاب میں بھی نہیں ہونے دو۔ سنا یہ ہے کہ یہ مان بھی گیا تھا، لیکن پھر کسی نے کہا کہ جناب یہ تو پھر ہماری جو شکست ہے ہم اس کو پیشگی طور پر تسلیم کر لیں گے، کیوں نہ دھاندلی کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی جائے۔ تو دھاندلی کا چانس تو ہے، لیکن اس دھاندلی سے ملنے والی جو فتح ہے وہ اس کی پرسنٹیج کتنی ہوگی، وہ بھی ایک شکست فاش ہو گئی۔ چنانچہ اب بلدیاتی الیکشن بھی منی بجٹ کی طرح عمران خان کے گلے میں پھنس گئے ہیں۔ اگر ملتوی کرتا ہے تو تب بھی جوتے پڑتے ہیں، اگر ملتوی نہیں کرتا، الیکشن کرا دیتا ہے تو تب بھی جوتے پڑتے ہیں۔ آخر میں ناظرین یہ چھوٹی سی اطلاع کہ اس نے قریبی ساتھیوں سے یہ بات کی ہے، اور جو پھر انہی ساتھیوں کے ذریعے سے پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچی،
اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ اس سے یہ شک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو 2018 کا الیکشن جتوا کر دیا تھا، تو شاید اس کے ذل میں یہ خیال آیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہی کردار ادا کر کے وہاں اپوزیشن کو جتوایا، حالانکہ اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں جتوایا، اسے اس عوامی نفرت نے جتوایا جو عمران خان کے خلاف پیدا ہو چکی ہے. اور ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کو جتواتی ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کی جو مداخلت ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے، امیدواروں کو پکڑو، لاپتہ کرو، ان کے دھمکیاں دو، فون کرو، ان کی وفاداریاں تبدیل کراؤ. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. ہاں، عمران خان یہ کہہ سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا ٹکٹ لینے سے انکار کیا ان کو دراصل اسٹیبلشمنٹ کے فون گئے تھے، لیکن وہ یہ بات بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس سے ایک خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی چال ایسی اسٹیبلشمنٹ نے چلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت اٹھانی پڑی. تو اس نے کہا ہے کہ میں تو لڑوں گا. کس سے لڑوں گا؟ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑ سکتا. عوام سے وہ تو پہلے ہی لڑ رہا ہے. ٹیکس لگا کر، مہنگائی کر کے اس نے عوام کا حشر نشر کر دیا ہے، کشتوں کے پشتے لگا دیے ہیں. تو چلیے اس کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ اس نے لڑنا ہے یا بھاگنا ہے. ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.